Hello and welcome to our YouTube channel. We are discussing 120 most important question for the mains this year. हमने GS पेपर 1, 2 और 3 को डिस्कस कर लिया है. Now we are moving forward with GS पेपर 4, right? ये हमारा GS पेपर 4 का नेक्स्ट वीडियो है. My name is Asirvad Kumar. I have appeared in 3 interviews. और आई हैव रिटन अ बुक ऑन इंटरनल सिक्योरिटी इफ़ यू आर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर, या फिर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2022 में मीन्स लेंगे, तो आप इंटरनल सिक्योरिटी की इस बुक को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट. यूपीएससी मेंस में एथिक्स के जीएस पेपर 4 में हर साल या तो कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, राइट. और इस साल भी उम्मीद है कि इन दोनों से क्वेश्चन आएगा. और अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को आप अपने बहुत सारे गवर्नेंस के आंसर में या फिर एथिक्स के और भी जो पार्ट है उस पर यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले ये देख लो कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है. तो कोड ऑफ एथिक्स जो होता है ना, इट इज़ अ रिटन सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस issued by an organization to its employee to guide their conduct. It contains general principle and values that the organization tries to achieve. जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन X है, उसने एक कोड बना दिया, ठीक है. इसने एक लिस्ट कर दी कि सारे एम्प्लॉय विल फॉलो द इंटीग्रिटी के वैल्यू को, ऑनेस्टी के वैल्यू को, तीसरा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाएगा. ठीक है. तो ये जो लिस्ट बनेगी ना, दैट इज द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. वायलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन्वॉल्व्स नो पेनाल्टीज. एक बात ये जरूरी है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं होता. ठीक है. जैसे डीपीएसपी है ना, तो डीपीएसपी भी इन्फोर्सेबल नहीं होता. सिमिलरली कोड ऑफ एथिक्स जो होता है वो भी इन्फोर्सेबल नहीं होता और इसके वायलेशन पे आपको कोई पेनाल्टीज नहीं लगती. ठीक है. एट द सेम टाइम इंडिया में अभी कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है सिविल सर्वेंट्स के लिए, बट एट द सेम टाइम ये तो फैक्ट है कि जीरो पेनाल्टी लगती है, पेनाल्टी नहीं लगती. बट ये टॉर्च की तरह काम करेगा अगर आप चाहते हैं गवर्नेंस में प्रॉबिटी को इंश्योर करना, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं प्रॉबिटी को इंश्योर करना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोड ऑफ एथिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए. ठीक है. जनरली जो वैल्यूज इंक्लूड किया जाता है कोड ऑफ एथिक्स में, वो इंटीग्रिटी है, हमने डिस्कस किया. इम्पार्शियलिटी है, उसके बाद कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस है, फिर अकाउंटेबिलिटी है, फिर डिवोशन टू ड्यूटी है, फिर एग्जाम्पलरी बिहेवियर है. तो ये जो 6 पैरामीटर्स हम लोगों ने देखे, ये जो सिक्स वैल्यूज देखे, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ एथिक्स में इंक्लूड किया जाता है, राइट. तो कोड ऑफ एथिक्स में क्या क्या आता है सर? कोड ऑफ एथिक्स में जनरली 2I CAD और E आता है. ठीक है. तो ये कर लोगे तो तुमको ऐसा ट्रिक से तुमको याद करने में आसानी होगा. 2I से इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी, C से कमिटमेंट, A से अकाउंटेबिलिटी, D से डिवोशन टू ड्यूटी और E से एग्जाम्पलरी बिहेवियर. नाउ कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करोगे तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स होता है विच आउटलाइंस द एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट में रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना ही करना है. ठीक है. ये मैंडेटरी है, ये आपको फॉलो करना ही करना है. इट्स वायलेशन कॉन्स्टिट्यूट ब्रीच ऑफ ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड रूल्स. हाँ, तो अगर इसके रूल्स को वायलेट किया गया तो इसको ब्रीच माना जाता है और ये पनिशेबल ऑफेंस भी हो सकता है. इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज कंपेयर टू द कोड ऑफ एथिक्स विच इज इम्प्लिसिट. हाँ, इसमें बहुत रूल्स, सब रूल्स, लॉज, सब लॉज, बाई लॉज होते हैं जिसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है. जैसे सम ऑफ द रूल्स जो है ना, वो ये है यूजिंग द बेस्ट जजमेंट. सिविल सर्वेंट के लिए कोड ऑफ ये है ना, ये सबको पता है. अगर नहीं पता तो इसको पढ़ लेना, अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हो. CCSCR करके मैंने याद किया था, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल. सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 का, जो आपसे कहता है कि सिविल सर्वेंट को ये जो 9 इंपॉर्टेंट रूल्स है वो फॉलो करना होगा, जिसपे से ऑब्जर्विंग सोशल लॉज एंड नॉर्म्स, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिनेंशियल प्रॉपर्टी, उसके बाद अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद बार ऑन इन्फ्लुएंस, फिर रिपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ट्रांजैक्शन, इंटीग्रिटी एंड डिवोशन, रिटन ऑर्डर, उसके बाद फिर यूजिंग द बेस्ट जजमेंट. देखो, सिविल सर्वेंट को बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी होती है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशंस होता है, तो उन डिस्क्रिशन में आपको जो डिसीजन लेना है वो आपके बेस्ट होना चाहिए. और वो बेस्ट कब होगा? जब आप किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड नहीं होंगे. रिटन ऑर्डर्स वाली बात यह है कि जब भी ओरल ऑर्डर हो तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए विथ रिटन ऑर्डर. अब तो व्हाट्सएप को भी यूज़ किया जा सकता है एज अ मैसेज
ठीक है, तो रिटन ऑर्डर्स हमने डिस्कस किया, इंटीग्रिटी एंड डिवोशन पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। और उसके बाद रिपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ट्रांजैक्शन, उसके बाद अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे आप इसको अच्छे से डिटेल में कवर कर सकते हो, बट हाँ आपको ये लिखना होगा कि जो सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल है वो ये 9 पॉइंट्स हमें बताती है। ठीक है, जो हेल्प कर सकती है। देखो, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, ये बातें अपनी जगह सही हैं, बट एट द सेम टाइम सेकेंड एआरसी ने कुछ कुछ बातें कही हैं चीज़ों को और बेहतर करने के लिए। जैसे सबसे पहला तो ये है कि देयर शुड बी मेजर टू प्रोटेक्ट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट। जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट है उनको प्रोटेक्ट करने का मेजर होना चाहिए। आर्टिकल 311 को डिलीट कर देना चाहिए। उसके डिलीट करने से फ़ायदा ये होगा कि जो नॉन सर्विंग या नॉन डिजर्विंग सिविल सर्वेंट है उनको हटाया जा सके जल्दी से। लोकपाल को नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे क्रिएट करने की बात की गई थी। स्पीडी ट्रायल प्रमोट करना चाहिए। जो इलीगल प्रॉपर्टी इन लोगों ने एक्वायर्ड किया है ना उसको कॉन्फिस्टिकेट कीजिए। करप्ट पब्लिक सर्वेंट को लायबल फॉर पेइंग डैमेज। टाइटनिंग द प्रोविंसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। एंटी डिफेक्शन लॉ को टाइटन कीजिए। पार्शियल फंडिंग ऑफ स्टेट इलेक्शन कीजिए। तो सेकेंड ईयर से की इन रिकमेंडेशन को आप अपने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, राइट। सो जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है ये हम लोग आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।